हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। एक और सेट आपके लिए जीएस का 50 प्रश्नों का एमसीक्यू एक एक करके देखेंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जीएस की तैयारी के क्रम में आज का पहला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? पहला प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा हिटलर इसका सही जवाब हो जाएगा। एक व्यक्ति एक राष्ट्र एक नेता, ये जो है एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था हिटलर ने। इसे फ्यूहरर भी बोला जाता है, फ्यूहरर भी कहा जाता है। इसका अगर जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ था? 1989 ईस्वी में। मृत्यु की अगर बात करें तो मृत्यु कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। ये क्या किया था? सुसाइड कर लिया था हिटलर ने। इसकी एक आत्मकथा है, आत्मकथा, इसे याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। माई कैंप नाम का, माई कैंप, मेरा संघर्ष इसे कहा जाता है, मेरा संघर्ष। तो इसे याद रखें, माई कैंप किसकी जीवनी है या मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है, आत्मकथा है, तो ये हिटलर का है। इसे फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है। जन्म 1989 ईस्वी में, मृत्यु 1945 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना था ये और सुसाइड किया था, ये भी ध्यान रखना। एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था इसने। अगला सवाल चलेंगे, नंबर दूसरा। जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था? देखिए, सबसे पहले आप जानें कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। एक क्वेश्चन तो यही बन गया। किस नीति का अनुसरण किया था? तो लौह एवं रक्त की नीति का यह अनुसरण किया था और इसी अनुसरण के बलबूते बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था और यह 1864 से 70 के बीच में, यानी कि 6 वर्षों में यह एकीकरण कर दिखाया था। ठीक है, तो इसे आपको याद रखने, लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करते समय। अगला देखेंगे, नंबर 3। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? त्योहार हो, नृत्य हो, लोक कला हो, ये सारी चीज़ों को आप जरूर याद रखें सभी राज्यों का। जैसे कि मान के चले ओणम है तो ओणम केरल में मनाया जाता है, केरल इसका सही जवाब हो जाएगा। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। अगर पंजाब की बात कर लें तो बैसाखी, ठीक है, बैसाखी इसका मुख्य त्योहार है। कहाँ का? पंजाब का। तमिलनाडु की अगर बात करें तो पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। मुख्य पर्व कह सकते हैं गणेश चतुर्थी है। तो एक एक करके सब चीज को याद करें। पंजाब बैसाखी, तमिलनाडु पोंगल, महाराष्ट्र गणेश चतुर्थी, केरल में ओणम त्योहार मुख्य है। आगे देखेंगे, नंबर 4। निम्नलिखित में किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता का नारा दिया गया था? कौन सा क्रांति था ये विश्व इतिहास है, इसे ध्यान से देखें। क्वेश्चंस बनेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया था फ्रांस की क्रांति जब हो रही थी तब। और फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसे याद रखना है। अमेरिका की क्रांति कब हुई थी? ये 1775 के आसपास हुई थी। ठीक है, इसे रूस की क्रांति की अगर हम चर्चा कर लें तो 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। तो तीनों को याद रखें, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो नारा दिया गया था स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया था। ठीक है, अमेरिका की क्रांति 1775, रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। आगे देखें, विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना हुई थी, पूरे विश्व में हुई थी और यह कब घटित हुई थी? 1929-30 में घटित हुई थी, जो कि 38-39 तक यह चली थी। आगे देखेंगे, अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? अशोक कहाँ का राजा था? ध्यान दें, अशोक कहाँ का राजा था? मगध का राजा था। अशोक मगध का राजा था। और अशोक राजगद्दी पर कब बैठा था? सिंहासन पर कब बैठा था? मगध का राजा कब बना था? तो 269 ईसा पूर्व, इसे कहा जाता है ईसा पूर्व। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर अशोक बैठा था और इसके 8 वर्षों के बाद कह सकते हैं 261 ईसा पूर्व में
ईसापुर में यह क्या किया था, कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। कलिंग पर, कलिंग को जीतने के उद्देश्य से कलिंग पर आक्रमण किया था और इस भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें बहुत सारा रक्तपात हुआ था इसमें। और इसी को देखते हुए अशोक जो हुआ वो बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए आतुर हो गया। और बौद्ध धर्म अपनाने में किसने सहायता किया, उपगुप्त। इसका सही जवाब हो जाएगा उपगुप्त ने सहायता किया था। आगे देखेंगे, कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी। शक संवत की शुरुआत की गई थी 78 ईस्वी में। शक संवत की शुरुआत कब की गई थी, 78 ईस्वी में। अगर हम बात कर लें कनिष्क किस वंश का शासक था, वंश की अगर हम चर्चा कर लें तो यह कुषाण वंश का था। ठीक है, किस वंश का था, कुषाण वंश का था। और कुषाण वंश का संस्थापक की अगर हम चर्चा करें तो संस्थापक की हम चर्चा यहां पे करते हैं। तो संस्थापक कौन था, कुजुल कडफिसेस। ठीक है, कुजुल कडफिसेस संस्थापक था कुषाण वंश का और कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, जो 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किया था। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है। आगे देखेंगे, किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी। चित्रशाला की स्थापना की चर्चा यहाँ पे है, तो यह जहांगीर के द्वारा किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। आगरा में चित्रशाला की स्थापना जहांगीर के द्वारा की गई थी। आगे देखेंगे नंबर 9वां सवाल। 9वां सवाल है, निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। ये 2 ग्रह हैं जिसके पास उपग्रह नहीं है। अभी ग्रहों की संख्या की अगर बात कर लें, ग्रह की संख्या की अगर बात कर लें तो संख्या कितने हैं, 8। पहले कितना हुआ करता था, 9, लेकिन 2006 ईस्वी में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। अब ग्रहों की संख्या की अगर बात कर लें तो कितना है, 8 है। ठीक है, और कौन ऐसा उपग्रह है जिसका कोई भी ग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है, कौन ऐसा ग्रह है ये बताना है। तो एक बुध हो गया, एक शुक्र हो गया, यानी कि बी और सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था। सबसे पहले भारत का पहला उपग्रह, तो भारत का पहला उपग्रह की अगर बात करें तो ये आर्यभट्ट था। क्या नाम था इसका, आर्यभट्ट। इसे याद रखें, आर्यभट्ट नाम का पहला उपग्रह था जिसे छोड़ा गया था सबसे पहले 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। किस देश की सहायता से छोड़ा गया था, तो यह था सोवियत रूस। उस समय सोवियत संघ हुआ करता था रूस, तो उसी के सहयोग से 1975 ईस्वी में आर्यभट्ट को छोड़ा गया था अंतरिक्ष में। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। बार बार ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और करवा रहे हैं हम, रट लिया जाएगा क्वेश्चंस, क्योंकि रटना तो नहीं है, हम यहीं पे सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में उतारेंगे। क्वेश्चन सिर्फ आप देखें, वीडियो देखें सिर्फ आप, बाकी काम मेरा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। एक एक चीजों को यहाँ पे समझना है, छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है वीडियो को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे अस्थाई अध्यक्ष थे, संविधान सभा के क्या थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि अस्थाई सदस्य थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। जब संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, तो उसकी अध्यक्षता अस्थाई के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इन्हें सर्वसम्मति से चुना गया था। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो ये संघीय समिति के अध्यक्ष थे, संघीय समिति के अध्यक्ष थे। देखिए अब यहाँ पे देख लें, एक एक चीजों को हमने यहाँ पे बताया है, अब समझना आपको है। ठीक है, वीडियो देखें, बाकी सारा काम हम कर लेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए आगे देखेंगे, 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल क्या कहता है, दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है। दल बदल से संबंधित कानून, तो दल बदल से संबंधित अगर हम चर्चा करें तो यह 10वीं अनुसूची में है। दल बदल संबंधी कानून कहाँ है,
10वीं अनुसूची में, और इसे कब जोड़ा गया था? 1985 ईस्वी को जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? तो संविधान संशोधन की अगर बात कर लें, संविधान संशोधन की अगर हम बात कर लें तो कौन सा था? यह 52वां था, 52वां संविधान संशोधन, जिसके तहत 1985 ईस्वी में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और दल बदल को एक कानून के रूप में लाया गया था। अब आगे देखेंगे 13, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? एक एक चीजों को आप समझते जाएं। सिर्फ संसदीय प्रणाली लिया गया है ग्रेट ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ये ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। मोटा मोटी अगर हम देखें एक एक चीजों को यहां पे, तो यूएसए से ली गई है मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार जो होता है हम लोग को जो मिला है मौलिक अधिकार, वो कहां से लिया गया है? किस संविधान से? यूएसए के संविधान से। अगर रूस की बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो हम लोग का होता है, मौलिक कर्तव्य जो होता है, यह रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था लिया गया है। संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया है? यह कनाडा से लिया गया है। तो एक एक चीजों को यहां पे समझ लें। ठीक है, एक एक चीजों को यहां पे समझें। अब आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। यह प्रेरित है फ्रांस से। फ्रांस के संविधान से यह लिया गया है स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, जो कि आपको कहां मिलेगा? प्रस्तावना में मिल जाएगा। ये वर्ड आपको कहां मिलेंगे? प्रस्तावना में मिल जाएंगे। समता, बंधुत्व, ये सारी चीजें वहीं पे मिलेंगे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सवाल, मैग्ना कार्टा कहा जाता है? कौन सा इसमें ऐसा है कि जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा की अगर हम चर्चा कर ले तो यह मौलिक अधिकार को कहा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहा जाता है। यह भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार। अगर अनुच्छेद की चर्चा कर लें तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक वर्णित है। ठीक है, 12 से लेके 35 तक में वर्णित है कौन चीज? मौलिक अधिकार, जो कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इसे भाग 4 का क कह सकते हैं, क में रखा गया है, मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। अगर अनुच्छेद की हम यहाँ पे वर्णन करें तो अनुच्छेद किस में रखा गया है? 51 का ए या क में रखा गया है। इसे भी आप याद रखें, भाग 4 के क में, अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है मौलिक कर्तव्य को। नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो भाग 4 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? यह 36 से लेके 51 तक में है नीति निर्देशक तत्व। अगर प्रस्तावना की बात करें तो इसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में लाया गया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसे लाया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। संविधान सभा, जब जिस समय संविधान सभा का बैठक हो रहा था 13 दिसंबर को सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इस पर सहमति कब बनी थी? यह इस पर सहमति बना था 22 जनवरी, इसे अपनाया गया था 1947 ईस्वी को। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को अपना लिया गया था, पारित कर लिया गया था। बाद में चल के यही प्रस्तावना बना। बाद में चल के क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना बना। ठीक है, अब आगे देखेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी समयावधि के लिए होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन हम यहाँ पे देखेंगे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन समयावधि की अगर बात करें तो 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है। राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अगर अनुच्छेद की बात करें, संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो संविधान का कितना अनुच्छेद? 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये वर्णित है। भाग 5 कह सकते हैं इसमें। कौन सा भाग है ये? 5। भाग 5 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 52 में ये कहता है, अनुच्छेद 52 कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, उसके बाद निर्वाचन की अगर बात करें तो निर्वाचन अनुच्छेद कितने में वर्णित है? 55 में वर्णित है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन पद्धति वर्णित है राष्ट्रपति का।
एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे वर्णित है। अब यहाँ जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल कह सकते हैं राष्ट्रपति का 5 वर्षों का होता है, और यह अनुच्छेद कहाँ वर्णित है? यह अनुच्छेद 56 में वर्णित है। 56 में वर्णित है। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल बताता है, निर्वाचन 55 में है, 52 में खुद पद का वर्णन इसमें किया गया है। तो एक एक चीजों को हम यहाँ पे समझाते हैं, आप सिर्फ वीडियो देखें, स्किप ना करें, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट चीजों को आप मिस कर जाएंगे। और इस तरह से अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। देखिए भाग 5 में है ये वर्णन। आगे देखेंगे 17 नंबर सवाल, किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ध्यान देना है, उस सदन का सदस्य ही नहीं होता है। तो ये है कौन? राज्यसभा है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होता है, और ये कहां वर्णित है? अनुच्छेद 64 में वर्णित है। अनुच्छेद 64 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन क्या होगा? अध्यक्ष होगा, पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति, यहां पे हम लिख देते हैं, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहां पे बता रहे हैं सारी चीजों को। लोकसभा अध्यक्ष की अगर चर्चा करें, लोकसभा अध्यक्ष, सारा अध्यक्ष की हम चर्चा यहां पे करेंगे सिर्फ ओनली। तो लोकसभा अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष का वर्णन किया गया है, जबकि राज्यसभा के अध्यक्ष का वर्णन अनुच्छेद 64 में मिलता है, जहां पे यह बताया गया है कि राष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उसके बाद आगे विधान परिषद की अगर बात करें तो अनुच्छेद कितने वर्णित है? अनुच्छेद 183 में वर्णित है। जबकि अगर विधानसभा अध्यक्ष की चर्चा करें तो इसका भी अनुच्छेद 177 में वर्णित है। अनुच्छेद 177 में विधानसभा का अध्यक्ष का वर्णन मिलता है, विधान परिषद के अध्यक्ष का वर्णन अनुच्छेद 183 में मिलता है, 93 में लोकसभा के अध्यक्ष का वर्णन मिलता है, जबकि राज्यसभा के अध्यक्ष का वर्णन अनुच्छेद 64 में मिलता है। यह एक थोड़ा सा अपवाद के रूप में इसे मान सकते हैं कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मतलब कह सकते हैं कि राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है जो सभापति होता है। चलिए इस तरह से अगर आप समझ गए होंगे तो आगे देखेंगे। भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार इसे कह सकते हैं, सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है। सम्मान भी कह सकते हैं, 2 आदमी को विदेशी को मिला है, इसे भी आपको याद रखने हैं। 2 व्यक्ति जो कि विदेशी है उसे भारत रत्न मिला है। आप जानते होंगे, एक नेल्सन मंडेला है, एक है नेल्सन मंडेला, और दूसरा कौन है? अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान 2 व्यक्ति को मिला है, विदेशी जो व्यक्ति है इसको मिला है भारत रत्न, सम्मान दिया गया है। भारत रत्न किस उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है? किसके लिए? तो विज्ञान के लिए दिया जाता है, कला एवं साहित्य में भी दिया जाता है, जन सेवा हेतु दिया जाता है। यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा इसका सही आंसर, तो डी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत रत्न की शुरुआत की अगर बात करें तो 1954 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई है। सबसे पहले 3 व्यक्ति को दिया गया है। सबसे पहले कितने व्यक्ति को दिया गया है? 3 व्यक्ति को भारत रत्न से नवाजा गया है। सबसे पहला व्यक्ति की अगर हम बात करें, 3 व्यक्ति कौन कौन थे? तीनों व्यक्ति पहले ही कह सकते हैं उसको। एक कौन थे? राजगोपालाचारी थे, राजगोपालाचारी। दूसरे नंबर पर कौन थे? वेंकटरमन। और एक तीसरे नंबर पर थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। ये 3 व्यक्ति को सबसे पहले 1954 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे 18 के बाद 19 नंबर, भारत रत्न के अलंकरण में कौन सी आकृति निर्मित होती है? एक और चीज सीख ले भारत रत्न के बारे में, ये सूर्य की आकृति होती है। जो भारत रत्न का जो
सम्मान दिया जाता है। उस मेडल पे सूर्य का आकार रहता है, सूर्य की आकृति होती है। चलिए 20वां नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। चैत्य संबंध किससे है? चैत्य स्थल कह सकते हैं इसे, स्थल, चैत्य स्थल का संबंध किससे है? क्वेश्चन ये है। तो चैत्य स्थल जो है ये B.R. अम्बेडकर से संबंधित है। B.R. अम्बेडकर का जो समाधि स्थल है उसे चैत्य स्थल के नाम से जाना जाता है। अगर जगजीवन राम की बात करें तो समता स्थल, इनका जो समाधि स्थल है इसे समता स्थल के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी की अगर हम समाधि स्थल की बात करें तो शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं, शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। चौधरी चरण सिंह की अगर समाधि की हम बात करें तो ये किसान घाट के नाम से जाना जाता है, किसान घाट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रख लें, ज्यादा तो है नहीं, ये 5, 6, 7, 8 की संख्या में है। जगजीवन राम का समता स्थल बोला जाता है, B.R. अम्बेडकर का चैत्य स्थल, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, जबकि किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। आगे देखेंगे, आनंद बाजार नाम का एक पत्रिका है, कहां से प्रकाशन होता है? तो इसका प्रकाशन कोलकाता से किया जाता है। हालांकि दिल्ली से भी ये छपता था, मुंबई से छपता था। आनंद बाजार पत्रिका का जो प्रकाशन कोलकाता से होता था, यह बंगाली में छपता था, बांग्ला भाषा कह सकते हैं, बंगाली में छपता था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका था, इसे भी ध्यान देना है। तो 2-3 पॉइंट हैं जो इसको याद रख ले हैं। आगे देखें, सर्चलाइट समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया जाता था, ये बताना है। तो सर्चलाइट की अगर बात करें तो अंग्रेजी में यह छपता था। सर्चलाइट किस भाषा में छपता था? अंग्रेजी में। सर्चलाइट कह सकते हैं बिहार का पहला अंग्रेजी पत्रिका था जो छपता था। ठीक है, अंग्रेजी पत्रिका। इसका संपादक की बात करें अगर बिहार में तो मुरली मनोहर प्रसाद था, मुरली मनोहर प्रसाद। ठीक है, मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे। ठीक है, सर्वाधिक दिनों तक ये संपादक रहे हैं। आगे देखेंगे नंबर 23, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या फिर कह सकते हैं प्रवर्तक कौन थे? तो ऋषभ देव इसका सही जवाब हो जाएगा। ऋषभ देव जो थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और प्रवर्तक भी थे। अगर पार्श्वनाथ की बात करें तो ये 23वें नंबर पर थे। कितने नंबर पर? 23वें नंबर पर थे। और महावीर जो थे वो 24वें नंबर पर थे। और अंतिम भी कह सकते हैं, जैन धर्म का जो तीर्थंकर थे ये 24वें नंबर पर थे और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर। ठीक है, महावीर का संबंध पावापुरी से है, पावापुरी जो कि बिहार के नालंदा जिले में स्थित है और इनकी मृत्यु पावापुरी में ही हुआ था। आगे देखेंगे नंबर 24, भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय। दक्षिणी कमान पूछ रहा है तो सभी कमान का मुख्यालय ये भी आपको जानने जरूरी है। तो दक्षिणी कमान अगर पूछ रहा है तो पुणे हम बताएंगे। पूर्वी कमान अगर पूछेगा पूर्वी कह सकते हैं। पूर्वी की आप बात करें तो ये कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता हो जाएगा। उसी तरह से ये दक्षिणी हो गया। उत्तरी की अगर बात करें तो उधमपुर हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को भी आपको याद करते जाना है एक एक करके। जीके में ये विविध के ये इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, विविध के क्वेश्चंस। क्रायोजेनिक किससे संबंधित है विज्ञान है? किससे संबंधित विज्ञान है? क्रायोजेनिक कहाँ काम करता है? निम्न तापमान पर। ये इंजन कहाँ काम करता है? निम्न तापमान पर। क्रायोजेनिक इंजन या कह सकते हैं क्रायोजेनिक विज्ञान, ये निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है। जापान की मुद्रा का नाम पूछ रहा है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की जो मुद्रा है उसे येन के नाम से जाना जाता है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। रूबल किसका कहां का मुद्रा है? रूस की। युआन ये चीन की मुद्रा है। डॉलर ये यूएसए कह सकते हैं, यूएसए की मुद्रा है। ठीक है, यूएसए की मुद्रा डॉलर है। चीन का युआन है, रूस का रूबल है, येन जापान का है। तो ये सारे चीजों को याद रखें। विविध के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे तो ये आपको काम आएंगे वहां पे। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? आर्थिक विकास, क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लें। प्राकृतिक संसाधन भी सही होगा इसका।
बाजार का आकार, ये भी सही हो जाएगा। और कहता है पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण भी आवश्यक है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। आर्थिक विकास किसी भी देश का ये तीनों कारक पर डिपेंड करता है। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश, तो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल, इसमें कुछ नानुकुर नहीं करना है। आगे देखेंगे भारत केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, औषध की चर्चा हो तो लखनऊ इसका सही जवाब हो जाएगा, लखनऊ। अब आगे देखेंगे 30वां नंबर सवाल, पंचशील के सिद्धांतों को प्रस्तावक, तो पंचशील के सिद्धांतों को प्रस्तावक कौन था? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचशील सिद्धांतों का प्रस्तावक थे, ठीक है। तो ये हो गया। 31 देखेंगे, 31 क्या कहता है? कौन सा लार यानी कि सेलिवा का लाभ नहीं है? लार का क्या काम है ये देखना है। निगलने में मदद करती है, चलिए ये तो सही है। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, ये गलत हो जाएगा। यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो 2 सही होगा इसमें, और ये आपका सही जवाब हो जाएगा। जो पूछा जा रहा है कि नहीं है लाभ, तो यही हो जाएगा। तो 31 का बी सही जवाब होगा। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है, कौन ऐसा चीज होता है तंबाकू में जिसके कारण सर्वाधिक हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए? देखिए निकोटीन तो होता ही है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक की बात हो रही है और धुआं की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका उपयुक्त सही जवाब हो जाएगा। देखिए आगे देखेंगे 33 नंबर, मोहिनीअट्टम नृत्य विकसित हुआ कहां से? मोहिनीअट्टम कहां का नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम की चर्चा हो तो यह केरल का नृत्य है। केरल का जो नृत्य है उसे मोहिनीअट्टम कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में जो प्रचलित नृत्य है इसे कुचिपुड़ी के नाम से जानते हैं, कुचिपुड़ी के नाम से जानते हैं। कर्नाटक में नृत्य जो होता है ये यक्षगान के नाम से जानते हैं, यक्षगान। तमिलनाडु की अगर चर्चा करें तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहां का? तमिलनाडु में। कर्नाटक में यक्षगान, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी और केरल में मोहिनीअट्टम। तो ये भी याद रखने हैं नृत्य। निम्नलिखित में किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? ग्रीक शासक था तो सेल्यूकस निकोटर को हराया था। सेल्यूकस निकोटर को हराया था कब? 305 ईसा पूर्व में, ठीक है। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकोटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, ठीक है। और इसी की पुत्री से उसने क्या किया था? शादी किया था पुत्री से। आगे देखेंगे हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया? हैदर अली की चर्चा हो रही है तो अपना शस्त्रागार स्थापित किया था वो डिंडीगुल में स्थापित किया था। आपको पता होगा हैदर अली और अंग्रेजों के बीच कुल 4 युद्ध लड़े गए थे। हैदर अली नहीं कह सकते हैं, मैसूर कर सकते हैं, तो आंग्ल मैसूर युद्ध उसका नाम दिया गया था। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम की अगर हम चर्चा कर रहे हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 तक ये पहला हुआ था। दूसरा अगर हम बात करें द्वितीय युद्ध जो हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये कब हुआ था? 1780 से लेकर 1784 तक। इसी में 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु होती है। हैदर अली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसमें मंगलोर की ठीक है 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद तृतीय युद्ध जो होता है, तृतीय युद्ध जो होता है ये 1790 से 92-93 तक होता है। इसमें टीपू सुल्तान युद्ध करता है और हारता है। चतुर्थ जो होता है इसमें भी टीपू सुल्तान लड़ाई करता है और 1799 ईस्वी में अंग्रेजों के हाथों मारा जाता है। तो टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में उसकी मृत्यु होती है 1799 ईस्वी में।
तो इस तरह से एक एक चीजों को आप समझते जाएं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ की चर्चा हो रही। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा के द्वारा यह बनाया गया था। राणा कुंभा के द्वारा यह बनाया गया था विजय के उपलक्ष्य में। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण हुआ है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया है? ये भी हम बता चुके हैं। ये अकबर के द्वारा किया गया है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, तो इसे भी आपको पढ़ने हैं। चलिए 37 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाण कालीन शैल चित्र हैं? एक एक करके देखेंगे। अजंता में नहीं है, बुर्ज में नहीं है, भीमबेटका में है। भीमबेटका कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, यह भी नहीं होगा। 38 नंबर सवाल देखेंगे। धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? धर्म की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, भाग 3 में वर्णित है और यह अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक वर्णित है। अनुच्छेद किस में वर्णित है? 25 से लेके 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता संबंधी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, याद रख रहे हैं। आगे देखेंगे भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान में देख लें एक करके। राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? रोक सकती है मतलब कितने दिनों तक? 14 दिन तक राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को रोक सकती है। अगर 14 दिन तक यह पारित नहीं करता है या वहां से नहीं गुजरता है तो यह मान लिया जाता है धन विधेयक पारित हो चुका है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 14 दिन। निम्नलिखित महिलाओं में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्षा हुई? देखिए भारतीय कांग्रेस की अगर महिला अध्यक्ष की बात करें तो मात्र 3 अध्यक्ष बनी है। तीनों यहां पे नाम दिया हुआ है। 3 अध्यक्ष भारतीय कांग्रेस में मात्र बनी है। कौन कौन यहां पे देखते हैं एक एक करके। एनी बेसेंट जो कि सबसे पहले 1917 ईस्वी में बनी थी कोलकाता के अधिवेशन में। कोलकाता के अधिवेशन में, ठीक है, सबसे पहले। तो इसका सही जवाब एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर भारतीय महिला की अगर बात करें तो सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी में पहली अध्यक्ष बनी थी जो कि भारतीय थी। और महिला की बात करें तो द्वितीय महिला थी। कहां? कानपुर के अधिवेशन को इसने अध्यक्षता की थी। अब आगे देखेंगे तीसरे नंबर की जो भारतीय महिला थी वो नैली सेन गुप्ता थी जो कि 1933 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी और वह अधिवेशन था कोलकाता का अधिवेशन। तो 3 महिला बनी है, कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। और तीनों महिला कौन कौन है? एनी बेसेंट है, सरोजनी नायडू और नैली सेन गुप्ता। इसे याद रखने हैं। एक 1917 ईस्वी कोलकाता अधिवेशन में बनी थी जो कि सबसे पहली महिला बनी थी, विदेशी महिला थी ये। सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी में कानपुर में बनी है जो कि प्रथम भारतीय महिला थी। तो कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। अगर इस तरह से क्वेश्चन को पूछे भारतीय महिला तो सबसे पहले सरोजनी नायडू 1925 का कानपुर का अधिवेशन को अध्यक्षता किए थे। नैली सेनगुप्ता 1933 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्षता। तो इसे याद रखने हैं। आगे देखेंगे 42। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने क्या की थी? कौन सी संधि की थी ये बताना है। तो अलीनगर की संधि की गई थी। अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इसके पश्चात आप जानते होंगे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच जो कि अंग्रेजी कमांडर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है। उसके बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को नियुक्त किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो इसे भी पढ़ने हैं, बार बार इस चीज को हम रिपीट करते जाते हैं ताकि आपको याद हो जाए। अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? अंत्योदय अन्न योजना इसे कहा जाता है और यह गरीबों में भी निम्नतम गरीबों का उत्थान हेतु इसे शुरू किया गया था। कब? 2000 ईस्वी में। कब? 2000 ईस्वी में इसे शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य क्या था? अन्न से यानी कि गरीबों से भी गरीब जो हो, एकदम निम्नतम गरीब कह सकते हैं, उसका उत्थान किया जा सके। तो यह 2000 ईस्वी में यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस मद से प्राप्त राजस्व का बंटवारा केंद्र और राज्यों को नहीं करना पड़ता है? तो वह है सीमा शुल्क।
सीमा शुल्क जो है इसमें राज्य और केंद्र सरकार के बीच बंटवारा नहीं होता है। आगे देखेंगे, सर्वाधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है अन्न में, दूध में, फलों सब्जी में या फिर मांस में। तो इसका सही जवाब उपयुक्त होगा, फलों सब्जियों में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है। चलिए आगे, कृषि में योगदान के लिए किसे भारत रत्न प्राप्त हुआ है? तो मेरे ख्याल से एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। आगे, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। चलिए ये आसान है, गोंडवाना लैंड का एक अंग था। चलिए आगे 48 नंबर, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? देखिए 4 ऑप्शन है, चारों को हम बताएंगे, एक एक करके देखिए। महर्षि गौतम का संबंध न्याय दर्शन से है। महर्षि गौतम का संबंध किससे है? न्याय दर्शन से है। अगर हम सांख्य दर्शन की बात करें तो यह कपिल से संबंधित है। योग दर्शन पतंजलि संबंधित है, ठीक है। उसी तरह से वैशेषिक दर्शन जो है ये कणाद से संबंधित है। तो चारों को याद रखें, चारों ये बहुत महत्वपूर्ण है। न्याय दर्शन गौतम, सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि और वैशेषिक दर्शन कणाद। अब आगे देखेंगे 49, निम्नलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? तो ये भीमबेटका, शायद ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। भीमबेटका इसका सही जवाब हो जाएंगे। आज का अंतिम सवाल हो जाएगा, भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? किसके द्वारा दिया गया था? तो सबसे पहले एम.एन. रॉय के द्वारा भारतीय संविधान का विचार लाया गया था। अगर बात करें तो 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने सबसे पहले भारत के संविधान का विचार लाया था और इसकी आवश्यकता को बताया था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।